गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस चैप्टर का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बट ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, देखते हैं 2 या 3 कितनी वीडियो में ये कंप्लीट होता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसको अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंदी भी है और 5 मार्क्स में भी आता है। ये ही कुछ ही टॉपिक फिजिक्स में बच रहे हैं जो कंप्लीट 5 मार्क्स के आते हैं। नहीं तो क्या है, अगर कोई लेंदी डेरिवेशन भी है तो वो 3 मार्क्स का दे देते हैं और 2 मार्क्स में उसका न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो ये ही और ऐसे ही 2-3 टॉपिक ही बच रहे हैं जो अभी भी 5 मार्क्स में कंप्लीट जिनके आने के चांसेस हैं। तो उनमें से ये एक टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं आपने उसको यूज़ भी किया हुआ है 10th क्लास में भी, और अभी भी इससे पहले मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वहाँ भी हम गैल्वेनोमीटर का बहुत यूज़ करते थे। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका एम क्या हो गया? इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ थ्योरी लिखी है, आपको इसको बहुत लेंथी बना के और जो भी लैंग्वेज में आप राइट करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा कि अगर आप किसी भी रेक्टेंगुलर लूप को कहाँ रखते हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? एक टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो ये उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो मैंने कहा था ये हमारी नेक्स्ट में यूज होने वाला है टॉर्क। तो आपको टॉर्क कंप्लीट पता होना चाहिए। क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर लूप में जो आपकी ये जो साइड्स हैं, इन दोनों पे जो फोर्स लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सेंटर से फिक्स होने की वजह से वो टॉर्क बन जाता है, और जो अपवर्ड डाउनवर्ड में जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये टॉर्क का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एज शोन इन फिगर, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो भी इसमें हमने लिया हुआ है। तो पहले मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में उसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक लिया पहले तो सिलेंड्रिकल आयरन कोर। एक आयरन का पीस है जो कि कौन सी शेप का है? सिलेंडर शेप का है। उसके बाद हमने उसको वाउंड कर दिया, उसके ऊपर वायर्स लपेट दी और उसको वाउंड कर दिया इस तरीके से कि वो एक रेक्टेंगल शेप का लगे। आपने ये एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर के ऊपर आपने क्या कर दी? ऐसे वायर बना दी और वायर को इस तरीके से रैप किया कि वो एक रेक्टेंगल शेप की वायर लगे आपको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा एक चैम्बर है, इवैक्यूएटेड चैम्बर मीन्स जिसमें कोई भी और वैक्यूम या एयर, वैक्यूम है सिर्फ, कोई एयर नहीं है, मीन्स कोई चार्ज पार्टिकल इसमें नहीं आ सकता। ये है एक टर्मिनल T1, ये है एक टर्मिनल T2 जहाँ से हम करंट पास करवाएंगे यानी फ्लो करवाएंगे। और ये है T जिसे हम बोलते हैं टॉर्जन हेड। क्या बोलते हैं इसे हम? टॉर्जन हेड। ये इन दोनों टर्मिनल का ऐसे समझ लो हेड है जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होता है। उसके बाद इसमें ये बनी हुई है वायर से रेक्टेंगुलर लूप बना रखा है हमने। जैसे यहाँ से एक वायर ली, उसको रेक्टेंगल शेप में लाते हुए देखो ऐसे घुमाते हुए हम यहाँ तक उसको कंप्लीट कर दिया। और ये जो हमने वायर यूज किया इसमें, वो बनी हुई है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में एक मिरर लगा हुआ है जो कि हमें डिफ्लेक्शन शो करता है। मिरर के अंदर ही हमें उस नीडल की क्या शो होती है? डिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसका जो एंड खत्म हुआ, यहाँ से देखो एक वायर आ रही थी, ये घूमती हुई यहाँ से इस एंड पर खत्म हुई। इस एंड पर एक स्प्रिंग लगाया हुआ है जिसे हम बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। ये स्प्रिंग एक्चुअली में कैसा है? एक तो जो नॉर्मल स्प्रिंग आपने देखा होगा वो सोलेनॉइड शेप का इस तरीके का, वो स्प्रिंग नहीं है। ये स्प्रिंग ऐसा है जलेबी टाइप का, ठीक है। इस स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं? हेयर स्प्रिंग। काम इसका भी वही है, बस शेप अलग है। इसमें एक्चुअली में क्या होगा, जब आप ये रेक्टेंगुलर कॉइल जब रोटेट होगी तो वो पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। मीन्स ऐसे समझ लो जैसे इसके साथ कोई एक धागा बांधा हुआ है मैंने, और फिर वो धागे को यूं गोल गोल घुमा घुमा के मैंने रख दिया है, ठीक है। ऐसे ही स्प्रिंग होता है। और फिर जैसे ही ये रोटेट होती जाएगी वो धागा इसके साथ साथ क्या होता जाएगा? घूमता जाएगा।
ठीक है। तो जितना मैक्सिमम वो स्ट्रेच हो सकता है उतना मैक्सिमम वो स्ट्रेच हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, सपोज हमने करंट फ्लो कराना बंद कर दिया, तो वो स्प्रिंग क्या करेगा, वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। और वो स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए अपने ऊपर एक और क्या लगाएगा, टॉर्क लगाएगा। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स का रीस्टोरिंग फोर्स बन जाता है, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग पे कोई फोर्स लगा रहे हो और जैसे ही छोड़ोगे तो वो घूम फिर के वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर रोटेट करा रहे हो, दैट मीन्स टॉर्क दे रहे हो, और वो स्प्रिंग भी उसके साथ साथ क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। हमें वो वाला स्प्रिंग नहीं लेना, हमें वहां पर हेयर स्प्रिंग लेना है। यहाँ पर क्यों लेना है, ताकि वो इजीली क्या हो सके, उसको स्ट्रेच कर सके, यानी ये टॉर्क लग सके और वो रोटेट हो सके। हमें लीनियर में मोशन नहीं कराना, हमें कैसे मोशन कराना है, रोटेशन में कराना है। तो फिर वहां पर फिर जैसे ही हम उसको स्प्रिंग को जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद जैसे ही वो छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वापस अपनी पोजीशन में, यानी एक टॉर्क देगा जिसे हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। उसके बाद ये जो हेयर स्प्रिंग है ये कनेक्टेड है इस टर्मिनल T2 से। टर्मिनल T1 से एक वायर है जो टॉर्जन हेड से होती हुई रेक्टेंगुलर लूप बना रही है, और इसका जो लास्ट एंड जो है वो कनेक्टेड है टर्मिनल T2 से। और इसके साथ में आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर देख रहे हो आप, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नॉर्थ और साउथ नहीं बनाया है, मैंने क्यूबॉइड शेप के क्या बनाया है, नॉर्थ और साउथ बनाया है। तो यहाँ पर होते भी क्यूबॉइड शेप के ही हैं, ठीक है। और इसका एक रीजन होता है इस तरीके की शेप बनाने का मैग्नेट के लिए, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना चाहते हो। क्यों चेंज करना चाहते हो, आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो कंस्ट्रक्शन तो होगी कंप्लीट। ये सब आप जो मैंने आपको बताया वो आपको राइट करना है। वर्किंग में कौन कैसे कैसे काम करता है वो मैं अभी बताऊंगी। उससे पहले आपने टॉर्क का फॉर्मूला किया हुआ है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, NIAB साइन थीटा। एंगल पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल लिया है, थीटा लिया है या फाई लिया है, बिटवीन B वेक्टर एंड N यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो एंगल पे अभी ध्यान मत दो कि थीटा या फाई कुछ भी हो सकता है, हम साइन की बात कर रहे हैं। NIAB साइन थीटा या फाई कोई भी, क्योंकि मैं एंगल देख रही हूँ A और B के बीच का, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर आपके पास साइन थीटा है, तो मान लो आपका ये टॉर्क है, वो टॉर्क कह रही हूँ, सॉरी, रेक्टेंगुलर लूप है, जब वो रोटेट हो रहा है, तो जब वो रोटेट हो रहा है तो वो बार बार मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या करेगा, चेंज करेगा। और अगर बार बार एंगल चेंज होगा तो आपकी टॉर्क की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, NIAB साइन थीटा। अगर थीटा चेंज होगा तो आपकी वैल्यू टॉर्क की भी क्या होगी, चेंज। लेकिन हम नहीं चाहते कि टॉर्क की वैल्यू चेंज हो। मान लो किसी सिचुएशन पे आके थीटा 90 हो गया, अब आपका जो ये रेक्टेंगुलर लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल बीच में आ गया। पहले ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐसे हैं और कॉइल इस पोजीशन पे था, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ऐसे है, बट ये कॉइल रोटेट होके कैसे हो गया, ऐसे, मीन सेम लाइन पे हो गया। एंगल आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया सपोज। तो फिर 90 डिग्री हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सॉरी मैक्सिमम हो जाएगी। टॉर्क इज इक्वल टू NIAB मैक्सिमम। और उसके बाद अगर मान लो 0 हो गया तो फिर आपकी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम नहीं चाहते कि टॉर्क की वैल्यू बार बार क्या हो, चेंज। हम चाहते हैं टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम ही रहे, यानी टॉर्क इस मैग्नेटिक फील्ड के कैसा रहे, प्लेन में ही रहे। कैसे, प्लेन। ये आपका प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। प्लेन पे रहेगा तो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो एरिया वेक्टर इसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और तभी इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम चाहते हैं ये इसके प्लेन में रहे, इसकी सेम डायरेक्शन में रहे। तो उसके लिए हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए हमें ये मैग्नेट क्यूबॉइड शेप के लेने बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के लिए एक बार आप इमेजिन करो, जैसे एक ग्लास है। ग्लास कैसी शेप का होता है, ऐसे सर्कुलर शेप का होता है, सिलेंडर शेप का। आपने उसको बीच में से कट कर दिया। अब जो बीच में से कट करने के बाद जो आपके पास जो शेप बची,
उसी शेप के हमने दो क्या लिए हुए हैं, मैग्नेट लिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उन दोनों शेप को ही हम यहाँ पर मैग्नेट की शेप मान के चल रहे हैं, और उसके बीच में आप क्या प्लेस कर सकते हो, एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर प्लेस कर सकते हो। एक सेकेंड, जैसे मैं यहाँ पर एक ग्लास लेकर आई, तो ग्लास को मैंने क्या किया, ऐसे हाफ पार्ट में यूं कट कर दिया, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो जैसे ये आधा आधा हुआ, तो ये एक ऐसी शेप मुझे मिलेगी इस साइड से, और यहाँ से भी एक आधी ऐसी शेप मुझे मिलेगी। और अगर मैं इसको ऐसे समझ लूँ कि ये मेरा एक मैग्नेट हो गया, शेप हो गई मैग्नेट की, और ये मेरी एक शेप हो गई मैग्नेट की, तो उनके बीच में देखो क्या आ सकता है, एक सिलेंडर आ सकता है। एक सिलेंडर इसमें इजीली क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। तो हमें एक ऐसी शेप ही कंसीडर करनी है जो कि रेडियल बना सके, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे एंगल आपका 90 डिग्री हो सके। कैसे होगा 90 डिग्री एंगल, उसके लिए मैं एक बार इसकी बैक साइड पे आपको ऐसे लाइन बना देती हूँ। ये लाइन लगाने का मतलब क्या है कि मैंने इस सिलेंड्रिकल आयरन कोर के चारों तरफ क्या लगा दिया, एक वायर लपेट दी। हमने जो स्टार्टिंग में समझा था, सिलेंड्रिकल आयरन कोर के अराउंड आपको एक वायर जो है बाउंड करनी है, ताकि ये कौन सी शेप ले सके, रेक्टेंगुलर शेप ले सके, ठीक है। तो अब आपने मैग्नेट को ऐसे कट कर लिया, दोनों मैग्नेट को इस शेप का, जैसे सिलेंडर को आपने, ये एक कंप्लीट सिलेंडर था और आपने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐसे अलग कर दिया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इनके बीच में आप वापस से क्या ले आए, एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर ले आए। अब उसके बाद आप चाहते हो कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो इस के क्या रहे, बिल्कुल प्लेन में रहे, ताकि एंगल कितने का रहे, 90 डिग्री का। तो जैसे जैसे आपको पता है इसके ऊपर तो टॉर्क लगेगा ही लगेगा, तो ये तो घूमेगी, ये सिलेंड्रिकल वायर जो है, यानी ये जो हमारा आयरन कोर है, ये तो घूमेगा। तो जैसे जैसे ये घूमेगा, लेकिन हर पॉइंट पे, मान लो जैसे ये वायर अब यहाँ आ गई, ये वायर यहाँ आ गई, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं, हम इसको टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें क्या होता है, ये जिस भी पोजीशन पे ये आएगी तो हम वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, और हमें क्या दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। यानी इसका एंगल के साथ, एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और 90 डिग्री बनेगा तो आपका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक बार इसको इस डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा सा, जितना मुझे पता नहीं क्लियर दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपने मैग्नेट जो है वो इस शेप के लेने हैं ताकि उसमें सिलेंड्रिकल आयरन पीस आ सके। और अभी जो है ये मान लो यहाँ से आपने स्टार्टिंग किया, ये रेक्टेंगुलर लूप की आपको टॉप व्यू से ये दिख रही है, एक वायर दिख रही है, और ये वायर एक्चुअली में आपको रोटेट होती हुई लग रही है, वायर नहीं हो रही है, क्योंकि सिलेंडर हो रहा है तो आपको वायर भी लगती है। और वायर अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रही है, जैसे ये लाइन आपको चेंज होती हुई बार बार दिख रही है, तो वायर भी आपको चेंज होती हुई दिख रही है। और उसका हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम एंगल चेक करेंगे, और हम देखते हैं इस तरीके की शेप लेने से एंगल हमेशा 90 डिग्री आता है। कैसे आता है, यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे ही आपकी फर्स्ट इस पोजीशन पे आपके पास क्या थी, वायर थी, एक सेकेंड, इस पोजीशन पे वायर थी, ठीक है, यहाँ से फिर आपने इसको रोटेट किया, इस पोजीशन पे आपको वायर दिखी, ठीक है, घूम गई ना वायर, फिर आपको इस पोजीशन पे दिखी, फिर इस पोजीशन पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, मतलब आपको ऐसे दिख रही है जब आप इसको टॉप से देख रहे हो कि कभी ऐसे होगी, कभी ऐसी होगी, कभी ऐसी होगी। लेकिन जब आपने देखा इसको, अगर आपने एक एक पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश की कि फर्स्ट पॉइंट पे मुझे ऐसे दिखी, फिर मुझे दिखा अब ये थोड़ी ऐसे घूमगी तो इस ऐसे दिखी, तो जब आपने इसको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ किया तो आपने देखा ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करके जा रही हो एक दूसरे को, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। तो ये डायग्राम आपको ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, सेंटर वाली स्ट्रेट मान लेंगे हम, फिर नॉर्थ टू साउथ। तो
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बननी चाहिए, क्योंकि रूल हमारा यही कहता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आपको भले ही ऐसा दिख रहा हो, क्योंकि ये ऊपर से जब आप देख रहे हो आपको रोटेट होते हुए उसकी पोजीशन लग रही होगी, कभी ऐसे था अब ऐसे हो गया है, अब ऐसे हो गया है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। आपको यही पोजीशन दिखेगी, ऐसी पोजीशन दिखेगी, लेकिन एक्चुअली में वो इस तरीके से है। और जब आप इस पोजीशन पे देखते हो, जब आपने यहां चेक किया सपोज, तो प्लेन ऑफ द कॉइल इस पोजीशन पे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, यानी दोनों के बीच में प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखना, टॉर्क में मैंने एक्सप्लेन की थी। ऐसे ही जैसे ही यहां था तो आपको क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड अभी इस पॉइंट पे थे आप, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, यानी एंगल हो गया 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही ये घूम के यहाँ आई लाइन, तो इतने में ये भी घूम गया। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई, यूं ऐसे टेढ़ी हो गई इसी के साथ की, ताकि एंगल कितने का बन सके, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 90। मींस जैसे जैसे ये टॉर्क रोटेट हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन क्या करता जा रहा है, चेंज, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर कितने का एंगल बनाएगा, एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का बनाएगा। और यही इसीलिए हमने इसको इतनी मेहनत करके बनाया है। ये हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देगा, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास थीटा 90, तो टॉर्क भी मैक्सिमम, यानी NIAB। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है कंस्ट्रक्शन का, वर्किंग का। इतना मेरे हिसाब से बहुत होगा, बाकी फिर भी एक बार हम इसको लाइव में समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो नहीं तो बड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट हो गया है क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक्चुअली में करते क्या है, टर्मिनल वर्किंग में समझा रही हूँ, टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 को करंट सप्लाई करते हैं। टर्मिनल T1 की वजह से इस P पॉइंट को करंट मिलता है, टर्मिनल T2 की वजह से इस स्प्रिंग से होता हुआ Q को करंट मिलता है। PQ रेक्टेंगुलर लूप में मींस साइड में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और इसकी अपोजिट साइड है RS। तो इसको रेक्टेंगुलर लूप की तरह अगर आप देखो तो PQ पे करंट फ्लो हो रहा है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से ये क्या होगा, रोटेट होगा। रोटेट होगा तो फिर इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। और हमने कुछ इस तरीके से इसको बनाया है कि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या रहेगा, प्लेन ऑफ द कॉइल में रहेगा, यानी एंगल 90 मैक्सिमम। तो टॉर्क का फॉर्मूला ही किया गया। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपने समझा था कि इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी लगता है, यानी कपल भी लगेगा। क्यों, किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से। तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला भी आएगा। तो टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा। थीटा क्या है, वो एंगल जिस पर आप इसको ट्विस्ट कर रहे हो, यानी इस घुमा रहे हो, ये इस तरीके से है ना। अब हम लीनियरली इसको डिस्प्लेस नहीं कर रहे, हम इसको एंगल से डिस्प्लेस कर रहे हैं हेयर स्प्रिंग को। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा C। व्हाट इज C, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो दोनों ही टॉर्क है, दोनों को ही इक्वल राइट कर सकते हैं। NIAB किसके इक्वल हो जाएगा, C थीटा। तो हमें तो करंट फाइंड आउट करना है, क्या है इसका एम, टू मेजर करंट। तो क्या फॉर्मूला हो गया, C थीटा अपॉन NBA। तो अगर आप देखो C कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी आपने कांस्टेंट किया हुआ है और एरिया भी आपने रेक्टेंगुलर लूप का स्टार्टिंग में कांस्टेंट लिया हुआ है। तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, थीटा। मींस जितने एंगल पर आप इसे ट्विस्ट करोगे स्प्रिंग को, उतना ही ज्यादा क्या आएगा, करंट, और उतनी ही ज्यादा आपको इसमें डिफ्लेक्शन शो होगी। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही बहुत है।